ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। बहुत सोच समझ के, बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया गया है। बहुत टाइम दे के, बहुत सोच के कि कैसे अप्रोच करना है, हमारे पास कितना टाइम है, उस टाइम में किन किन कामों को करना है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे चीज़ों को, ये सब कुछ सोच समझ के और तब आपके सामने लाया गया है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो। सो अगर आप देख रहे हैं तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वीडियो को बनाया गया है, उतने ही सीरियसनेस के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे, है ना। तो एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितना टाइम है, ठीक है। अभी से लेके मतलब आज 2 मई है, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि 3 मई हो गया होगा, 4 मई हो गया होगा। तो मई का 3-4 दिन निकल चुका है। तो आप मान के चलिए कि 5 मई के बाद से लेके बीपीएससी के प्रीलिम्स तक का जो टाइम है और प्रीलिम्स के बाद मेंस तक का जो टाइम है, ये पूरा टाइम हमारे पास एक्चुअली हाथ में कितना है। देखिए, सोच के लगता है कि सीधे आप महीना जोड़ लेते हैं और 150 दिन और 280 दिन ऐसे हम लोग जोड़ के चलते हैं, बट वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि कितना टाइम है हमारे पास, उस टाइम में क्या क्या टास्क करना है, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, इसको इन एंड आउट देखेंगे। फिर जब हमें ये समझ में आ गया कि कितना समय है हमारे पास और कितना काम करना है, तो उस काम करने का अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, किस अप्रोच से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जब ये भी समझ में आ जाएगा तब हम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि जो भी काम हमें करना है उसको अपने गिवन टाइम में कैसे फिट करेंगे, फिटिंग दिस टास्क इन अवेलेबल टाइम। और उसके बाद पोस्ट प्रीलिम्स, जब हमारा प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएगा तो पोस्ट प्रीलिम्स हमें क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है छोटा सा। सो बहुत सीरियसली इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट, सीरियस एस्पिरेंट हैं बीपीएससी के लिए, तो आप सीरियसली इस वीडियो को देखें और जो बातें बताई गई हैं उसको समझें, समझने की कोशिश करें और उसको अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि हू बहू लाइन बाई लाइन जो आपको बताया जा रहा है उसको वैसे ही करना है, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस, सीरियस कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को ढालें। और जैसे कुम्हार मटका बनाता है, हर कुम्हार का बनाने का अंदाज, स्टाइल अलग होता है। आप एक अलग कुम्हार हैं, आप बीपीएससी 70th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो भी आपके लिए एक मटका ही है जिसको कि आपको गढ़ना है ना। तो उसको गढ़ना कैसे है, तो आपको कोई रास्ता दिखा सकता है जो जिसको खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अपने यूपीएससी के मेंस का एक्सपीरियंस, यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस, यूपीएससी के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और साथ ही साथ बीपीएससी के प्रीलिम्स और बीपीएससी के मेंस का एक्सपीरियंस जो है वो सारा कुछ निचोड़ के और उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और आपका जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसको एक सही गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन दे सकें, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में बताएंगे कि फिर हम लोग मतलब ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एक तो क्या हमारा जो बीपीएससी बेसिक्स का टेलीग्राम चैनल है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी लास्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्रीलिम्स तक का 1 2 3 4 5 टोटल 5 महीने हैं। यानी कि अगर 30 डेज का एवरेज लें तो 150 दिन लगता है हमें कि 150 दिन हमारे पास है। बट क्या सच में हमारे पास 150 दिन है? नहीं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मई में आपका 2 3 4 दिन तो वैसे ही निकल गया है और वीकेंड को अगर छुट्टी मान लें क्योंकि आप पूरे सप्ताह लगातार अभी से लेके मेंस तक पढ़ाई करेंगे नहीं, 4-5 दिन 6 दिन पढ़ाई करने के बाद एक ब्रेक तो बनता है ना। और ये लेजिटिमेट ब्रेक है कि एक ब्रेक बनता है, मतलब 6 दिन आप पढ़ाई कीजिए तो एक दिन ब्रेक लीजिए, ये एकदम लेजिटिमेट है ताकि आपका दिमाग भी रिजुविनेट हो सके, दिमाग फिर से चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो इसलिए ये 4 दिन महीने का, वीकेंड का हटा दिया गया है जो आप छुट्टी मारेंगे।
तो ओवरऑल मई में आपके पास 25 दिन बचा है, जून में उसी तरह से आपके पास 26 दिन बचता है, जुलाई में 27 दिन, अगस्त में 26 दिन और सितंबर में 25 दिन है। 5 दिन इसमें भी हटा दिया गया है, जो आपका संडे वगैरह को हटा के। ये 25 को आप 20 भी मान सकते हैं, क्योंकि सितंबर में जब पारा हाई होगा, एग्ज़ाम नज़दीक होगा, अगर एग्ज़ाम 30 या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होता है तब, तो ये ओवरऑल इफेक्टिवली आपके पास इतना दिन होता है, जिसको जब आप जोड़ेंगे तो 129 130 दिन आपको मिलेगा। अब इसमें से भी 15-20 दिन हो सकता है कभी आप बीमार पड़ जाए या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए कि आपको उसमें एंगेज होना ही पड़ेगा, घर का कोई काम हो, घर का कोई मेंबर भगवान ना करे कि बीमार पड़े या कोई भी इस तरह का सीरियस काम हो, तो आप 10 से 15 से 20 दिन आप मान के चलिए, पढ़ने का मन नहीं करेगा, सितंबर में एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो पूरा 25 दिन पढ़ाई नहीं होगा, तो 15-20 दिन वो भी समय चला जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर अपर लिमिट भी आप लेके चलें तो आपके पास 110 दिन इफेक्टिवली बच रहा है, ठीक है। 150 दिन नहीं है, 40 दिन यहीं पे खत्म हो गया आपका, 110 दिन आपके पास बचता है, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में वैसे भी शुरू का 10-15 दिन आप ब्रेक लेंगे, कट ऑफ प्रेडिक्शन ये वो करते 15 दिन निकल जाएगा, तो अक्टूबर में आपके पास इफेक्टिवली 15 दिन बचेगा पढ़ने के लिए, नवंबर में 25 दिन, दिसंबर में 25 दिन, वीकेंड छुट्टी मारने के बाद इफेक्टिवली आपके पास 65 दिन बचेगा। अगर उसमें से हम 5 दिन भी हटा देते हैं तो इफेक्टिवली आपके पास 60 दिन बच रहा है ना। यानी कि जो मेंस का प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो आपके पास 60 दिन होगा, और जो प्रीलिम्स के लिए अभी से टाइम है वो 110 दिन है, प्रीलिम्स तक का जो टाइम हो वो 110 दिन है, और ओवरऑल आपके पास 170 दिन है। तो 170 दिन आपको पढ़ाई करनी है। अब इसको थोड़ा घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इन आवर्स एंड सी व्हाट यू कैन कंप्लीट इन दीज आवर्स, ठीक है। सबका अपना अपना पढ़ने का पेस होता है, अपने तरीके से पढ़ते हैं, कोई 8 घंटा पढ़ता है, कोई 6 घंटा पढ़ता है, कोई 10 या 12 घंटे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इसको घंटे में कन्वर्ट किया जाए तो जो 110 दिन है, अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ते हैं तो 110 दिन में आप 880 से 900 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। और जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं वो 1100 घंटे पढ़ पाएंगे, यानी लगभग 220 घंटा ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो 10 घंटा रोज तो पढ़ाई हो नहीं सकता है, ठीक है, कुछ लोग कर सकते हैं, बट ये रोज मतलब लगातार 3 महीने 10 घंटे तो नहीं चलेगा। तो अगर आप 8 घंटे वाला शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आप 880 दिन पढ़ रहे हैं, यानी कि 900 घंटे, सॉरी 880 घंटे, यानी 900 घंटे इफेक्टिवली आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो 60 दिन हमारा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बचता है, 8 के हिसाब से लगता है 480, यानी कि 480 से 500 घंटे आपके पास हैं। अब यहाँ पे यक्ष प्रश्न क्या आता है? यक्ष प्रश्न ये है कि क्या जो एक कॉमन मार्केट में चलता है भाई कि पहले प्रीलिम्स निकाल लो, बाद में मेंस की तैयारी कर लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तैयारी हो जाता है। आप यहाँ पे देख के बताइए कि 60 दिन में 500 घंटे में क्या सच में आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे? नहीं। आई एम सेइंग दिस विथ ऑल माई कन्विक्शन कि ये नहीं हो पाएगा, और शुरुआत के 1 आध महीने आप इधर उधर कंटेंट मटेरियल जमा करते हुए आपका टाइम निकल जाएगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि चलो इस बार फ्री हुआ है, मेंस अगली बार निकालेंगे, एंड यू विल वेट फॉर 2025 वाला वैकेंसी। तो अगर ऐसा सीन आप नहीं चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि इस 60 दिन में आप क्या कर पाएंगे। इस 60 दिन में आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेंस की तैयारी यहाँ पे जो ये 880, 900, 1100 घंटे है ना, 110 दिन है ना, यहीं पे मेंस का तैयारी होगा, ठीक है। और ये जो 60 दिन मिलता है, इसमें मेंस के लिए प्रैक्टिस होता है, इसमें आंसर राइटिंग होता है, इसमें आपको ऐसे राइटिंग करना होगा, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट ऐसे का भले कोर्स उन्होंने खरीद लिया हो, 4 जगह खरीद लिया हो, लेकिन ऐसे राइटिंग 1-2 ऐसे मैक्सिमम लिखेंगे या 4 ऐसे लिख लेंगे, बट प्रीलिम्स के आने के पहले तक मतलब ऐसे के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। इसी के साथ आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। और अगर आपने मेंस पहले प्रिपेयर कर लिया है तो बाद में कुछ टॉपिक्स आपके बच जाएंगे, जिसका कि नोट्स वगैरह आपको बनाना होगा, तो वो इसी 60 दिन में करना है, और मेंस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। एंड बिलीव मी, 60 दिन इज नॉट मोर देन एनफ, मतलब ये सफिशियंट है अगर आप सीरियसली इसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अगर 5-10 दिन भी इधर उधर आप कर गए तो फिर यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक। और बीपीएससी का वो ज़माना चला गया जब बीपीएससी में सिर्फ बीपीएससी के लिए कोई एग्ज़ाम देता था। अब जो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब से पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज की हवा चली है, तो बहुत लोग दूसरे स्टेट वाले भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। और इस बार अगर सीट बहुत ज़्यादा आता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 800 से 1000 सीट हो सकता है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे जिनका यूपीएससी में 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो अपना प्लान बी में बीपीएससी को लेके चलेंगे कि इस बार बीपीएससी निकाल के 24 में एग्ज़ाम देंगे, तो उनसे आपको कम्पीट करना होगा। एंड दिस इज़ द रियलिटी, यही सच्चाई है। अगर इसको आप अभी समझ लेंगे, अभी मान लेंगे, तो आपके और आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। अदरवाइज फिर आप खुद से गलती करके इस बात को रियलाइज़ करेंगे, टाइम निकल जाएगा, आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और फिर से आपको इसी साइकिल में घुसना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने बात कर लिया टाइम का कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, क्या कैलकुलेशन है हमारा टाइम का, घंटों का क्या कैलकुलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास करने के लिए क्या क्या है, टास्क टू डू। तो प्रीलिम्स के लिए आपको करना है। अब मान के हम चल रहे हैं कि कैंडिडेट कितने तरह के होंगे। एक कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनको स्क्रैच से पढ़ाई करनी होगी। एक कैंडिडेट होंगे जो पढ़ रहे होंगे, इस बार की तैयारी वो जनवरी से फरवरी से कर रहे होंगे, तो बहुत सारा पोर्शन उनका कंप्लीट होगा, बहुत सारी किताबों को उन्होंने पढ़ लिया होगा। और एक कैंडिडेट वो होंगे जो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे। पूरी तरह से कहने का मतलब कि या तो उन्होंने 69 का प्रीलिम्स दिया होगा या प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा, 1-2 मार्क्स से रह गए होंगे, यानी प्रीलिम्स उनका डन है ना, तो वो कैंडिडेट होंगे। या वो कैंडिडेट होंगे जिनका प्रीलिम्स हो गया है, मेंस दिया है उन्होंने और इस बार वो इंटरव्यू देंगे एंड देन फिर अगर उनका रैंक इंप्रूव करना है उनको, तो वो जाके एग्ज़ाम देंगे। तो ये पूरा सीन है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो एक एवरेज, हम ये सारे कैंडिडेट्स का एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। जिनका तैयारी हो चुका है उनका भी और जो जिनका तैयारी नहीं हुआ है उनका, दोनों का मिला के अगर एवरेज लेके चलें तो क्या क्या काम हम लोग को करना है वो यहाँ पे दिखेगा। एक तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको कंटेंट कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, स्टैटिक वाला पोर्शन। प्रीलिम्स के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, नेशनल, इंटरनेशनल एज वेल एज बिहार का जो स्पेसिफिक करंट अफेयर 5-7 सवाल आते हैं वो। और इसके साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू देना होगा, मॉक लगाना होगा, नहीं ओवरऑल आपको टेस्ट देना होगा, अपने तैयारी को टेस्ट करना होगा। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिक यही काम है कि आपको कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट को रिवाइज करना है, स्टैटिक वाला करंट अफेयर्स तैयार करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मॉक लगाना है और अपना प्रिपरेशन को चेक करना है। ये प्रीलिम्स का काम है आपको। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या काम करना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, फिर देखेंगे कैसे करेंगे। मेंस के लिए सेम है, कंटेंट आपको तैयार करना है, स्टैटिक भी और करंट अफेयर्स भी। जब कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा तो प्रीलिम्स और मेंस में यही डिफरेंस यहाँ पे आता है कि प्रीलिम्स आपने बस पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन मेंस में क्या होता है कि जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, उसको स्ट्रक्चर करना है, ताकि जब आप आंसर बिल्डिंग, आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। जो चीज़ें जितनी ज़रूरी है, पटना कलाम पेंटिंग जैसे मान लीजिए जीएस पेपर 1 का सिलेबस में है पटना कलाम पेंटिंग, अब इस पर तो किताब भी लिखा गया है, तो क्या आप किताब पढ़ेंगे? नहीं, है ना। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना कंटेंट चाहिए वो जमा करना है, उसके बाद उसको कंसोलिडेट करना है और उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अपने नोट्स के रूप में उसको ढालना है, ठीक है। स्ट्रक्चर करेंगे, उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे, थोड़ा काट छाट करेंगे और ये करने के बाद रिवीजन करेंगे। 2-3-4 रिवीजन के बाद फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपने चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये सब जब चीज़ हो जाएगा तो आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आंसर बिल्डिंग करेंगे। आंसर बिल्डिंग क्या होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे और आंसर राइटिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, डायरेक्टली इसमें कभी जंप मत कीजिएगा कि 10,000 दे के आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, 5,000 दे के आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं। यहाँ आंसर राइटिंग तभी आप सीख पाएंगे जब पहले आपको बनाना आएगा। जब आपको बनाना नहीं आ रहा है, आपको ईंट से ईंट जोड़ना नहीं आ रहा है और आप डायरेक्टली घर बनाने का सोच रहे हैं कि हाँ जाकर डायरेक्टली हम घर बना देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स में ये टास्क कंप्लीट करना है, मेंस के लिए ये टास्क कंप्लीट करना है। अब जो टास्क समझ में आ गया तो हमें ये समझना है कि अप्रोच क्या होना चाहिए इन टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए। अप्रोच बस यही है कि आपको ये समझना होगा कि इन दोनों का तैयारी अलग नहीं है, प्री और मेंस का तैयारी अलग नहीं होता है, प्रिपरेशन हमेशा सेम होता है। जब कुरुक्षेत्र में जाना है तो तैयारी ऐसा नहीं होता है कि
सेना से लड़ना है तो अलग तैयारी कर रहे हैं, किसी और से लड़ना है तो अलग तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन जो तीर चलाना जानता है वो अपना उसी स्किल को होन करता रहता है, उसी स्किल को डेवलप करता रहता है, ठीक है। और सिचुएशन के हिसाब से कि द्रोणाचार्य को कैसे मारना है, भीष्म पितामह को कैसे मारना है, कर्ण को कैसे मारना है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने स्किल्स को यूज करता है। तो दीज बोथ आर सिचुएशन फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन को कंबाइंड करेंगे, प्री और मेंस को वाटर टाइट सेपरेशन करके अलग नहीं करेंगे, दोनों कंबाइंड है। बीपीएससी में कुछ टॉपिक्स, कुछ सिलेबस का कुछ टॉपिक जब आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो अलग आपको मिलेगा, लेकिन तैयारी का जो टेम्परामेंट है, तैयारी का जो परसेप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए वो कंबाइंड होना चाहिए। तैयारी आपका मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। प्री इज ऑफ शूट ऑफ मेंस, है ना, ऑफ शूट ऑफ मेंस, प्लस कुछ डेटा, फैक्ट, रिवीजन, टेस्ट वगैरह वो सब अलग से है, जो कि लास्ट टाइम, आखिरी टाइम में, आखिरी के 1-1.5 महीने में किया जाता है। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि प्री एंड मेंस का कंबाइंड प्रिपरेशन होता है। अरे आप प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे और मेंस का तैयारी नहीं है, आई नो मेनी ऑफ द कैंडिडेट जिनका प्री पिछले 2-3 बार से हो रहा है, 69 के पहले तक, 66, 67 और 68 तीनों प्रीलिम्स हुआ एंड ही डिडंट अपीयर फॉर मेंस। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग से डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि आंसर बिल्डिंग उनको नहीं आता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि कंटेंट तैयार नहीं है। डर क्यों लगता है? कि मेंस का तैयारी होता क्या है यही उनको पता नहीं है, ठीक है। तो इस चक्र में नहीं फंसना है, इस कुचक्र में नहीं फंसना है कि प्री का तैयारी पहले करेंगे देन आई विल प्रिपेयर फॉर मेंस। नहीं, प्रिपेयर फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स कंबाइंड, साथ में इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? मार्केट में अवेलेबल किताब है, मैगजीन से उठाना है, पढ़ना शुरू करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, यहाँ से सिलेबस पीवाईक्यू जब बोले तो आप समझिएगा दोनों की बात कर रहे हैं। सिलेबस आपको उठाना है। सिलेबस को या तो प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए, 2-3 प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चिपका लीजिए दीवार पे, टेबल के सामने, टेबल पे रखिए, जेब में रखिए। 3-4 आप प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है, प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का, वो आप रखिए सिलेबस अपने पास। उसको 4-5 बार पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए कि सिलेबस में क्या है, प्रीलिम्स और मेंस एकदम सेम कहाँ पे है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, उस डिफरेंस को नोट डाउन कीजिए। एक डायरी रखिए, आज से एक डायरी बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, और जो जो काम करते हैं उसको जॉट डाउन करते जाइए उस डायरी में। वही डायरी आपको रास्ता दिखाएगा आगे का कि क्या क्या कर रहे हैं आप और क्या क्या बाकी है आपका। तो सिलेबस, इसको समझना है, अच्छे से पढ़ना है, देखना है। सिलेबस पे भी एक वीडियो बीपीएससी बेसिक्स के चैनल पे है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो 2-3 दिन, अगले 2-3 दिन पढ़ने से ज़्यादा आपको सिलेबस पे ध्यान देना है कि सिलेबस क्या है, और पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। सिलेबस को एनालाइज करना है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो आपको निकाल के लाना है, जो डिफरेंट पॉइंट है वो निकाल के लाना है, और उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट है उसको पहले ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करने का तरीका क्या होगा? तो जब आपने ये लिस्ट डाउन कर लिया ना, अब आप जाएंगे पीवाईक्यू को एनालाइज करने। पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। बिफोर रीडिंग एनी बुक, किसी भी किताब को पढ़ने के पहले 5 बार पीवाईक्यू को पढ़िए, पी जाइए पीवाईक्यू को। पीवाईक्यू आपके नस नस में घुल जाना चाहिए। मतलब कोई आपको, आप सोए हुए और उठा दे और बोले कि प्रीलिम्स का 20 क्वेश्चन फटाफट बोलो, और आप फटाफट बता पाए कि प्रीलिम्स में बीपीएससी में ये 20 क्वेश्चन आया, बीपीएससी 69 में हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ये आपसे क्यों कह रहे हैं? जब आपको ये पता होगा ना, ये आपका फिल्टर का काम करेगा, ठीक है। सिलेबस आपका जीपीएस का काम करता है और पीवाईक्यू आपका लैंडमार्क का काम करता है। जीपीएस में आपने लगा दिया कि कहाँ जाना है, ठीक है, और पीवाईक्यू आपको बताएगा कि किधर से मुड़ना है, किधर से दाहिने लेना है, किधर से बाएं लेना है, ठीक है। तो 5-7 बार आप पीवाईक्यू को पढ़िए, 2-3 दिन इस पे समय दीजिए। 5 मई तक का टाइम पीवाईक्यू और सिलेबस को एनालाइज करने में दीजिए, एकदम दीजिए। कोई नुकसान नहीं होने वाला यहाँ पे। ये आप अगर 2-3 दिन पढ़ के आप झामा नहीं हो जाएंगे। आप 2-3 दिन पढ़ के प्री क्वालिफाई और मेंस क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट नहीं बन जाएंगे, और ना ही ये 2-3 दिन अगर पीवाईक्यू और सिलेबस आप करते हैं तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा कि आपका प्री नहीं क्वालिफाई होगा क्योंकि आपने 2-3 दिन ये किया था। उल्टा ये होगा कि अगर इस पर आपका कमांड हो गया तो आपके लिए आगे का गेम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में जब चक्र में फंसा तो कैसे फंसा?
क्योंकि उसको आधा ही नॉलेज था। और आधा नॉलेज क्यों था? क्योंकि सिलेबस पीवाईक्यू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसलिए चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, और पूरा ज्ञान आपको सिलेबस और पीवाईक्यू से आएगा। सिलेबस आपको रास्ता बता देगा और पीवाईक्यू बताएगा कि किधर किधर मुड़ना है, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे फिल्टर लगाना है। 10 बातें हैं, उसमें कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सा बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप ये सेग्रीगेट कर पाएंगे तो फिर आप पढ़ने में कम टाइम आपको लगेगा, आप इफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। आपके 10 दोस्त होते हैं, 10 जान पहचान के लोग होते हैं, आप उसमें सेग्रीगेट करते हैं ना कि ये 3 मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बाकी 7 जो है वो काम चला हुआ है। तो अगर जरूरत पड़ेगा इन द नीड ऑफ टाइम, तो इन द टाइम ऑफ नीड जो आपका बेस्ट फ्रेंड है आप उसके पास जाइएगा, ना कि बाकी इनके पास जाएंगे, है ना। तो वही सेम चीज करना है कि भाई आपको फिल्टर लगाना है, पीवाईक्यू आपको फिल्टर लगा देगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, तो इसको पी जाना है। जब ये आप कर लेंगे तो एक पेज में, और बिलीव मी 4-5 पेज में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। 4-5 पेज में पीवाईक्यू का आपको बस खाली पॉइंट्स लिख लेना है कि किस पे सवाल पूछा गया, विटामिन पे सवाल, प्रीलिम्स का जो भी सवाल आया लिख लेना है कि साइंस से क्या क्या पूछा, फिर हिस्ट्री से क्या क्या पूछा है, ज्योग्राफी से क्या क्या पूछा है, बिहार स्पेशल में क्या क्या पूछा, ये लिख लीजिए, अपने हाथ से लिखिए, किताब पे मत डिपेंडेंट रहिए। और बस कीवर्ड कि आप जब आपको पलट के उसको रिवाइज करना हो, आप ऐसे उठाएं, 5 पन्ना पढ़ें और आप पूरा पीवाईक्यू, चाहे मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, आप एक गो में 10, 15, 20 मिनट में पूरा पढ़ जाएं और इसको डेली पढ़ें। इस पे जब आपका कमांड हो जाएगा ना, तो आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वो हंस वाला क्वालिटी आप में आ जाएगा कि रेलिवेंट थिंग और नॉन रेलिवेंट थिंग को आप अलग कर पाएंगे, सेग्रीगेट कर पाएंगे। और अगर अभी नहीं करेंगे तो आगे करेंगे, गलती करके सीखेंगे। उससे बेहतर है गलती न करें, किसी और की गलती से सीख लें। ठीक है, मेंस में आपको टॉपर्स के कॉपी को, जो चेक्ड कॉपी अवेलेबल है गूगल पे, अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे, टॉपर्स का बीपीएससी का चेक्ड कॉपी जो चेक किया गया है बीपीएससी के द्वारा, उस कॉपी को लीजिए, उसका फोल्डर बनाइए, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, टैब में पढ़ते हैं, लैपटॉप पे पढ़ते हैं तो उसमें रखिए, और उन टॉपर्स के कॉपी को पहले आप रीड कीजिए। ये मत सोचिए कि पहले हम पढ़ लेंगे, किताब खत्म हो जाएगा तब ना हम टॉपर का कॉपी देखेंगे, नहीं, गलत तरीका। पहले टॉपर के कॉपी को देखिए, आपने सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिया, तो प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू आप देख रहे हैं तो आप, वो तो वन लाइनर आंसर है भाई, आपको मालूम चलिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन मेंस का जो है वो आपको टॉपर्स के कॉपी से समझ में आएगा। ये बात क्यों बोल रहे हैं, ये आगे अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो आपको टॉपर्स के कॉपी को देखना है, ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम रीड करना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए। इसके बाद ही किसी किताब को, किसी भी मेंस के बुकलेट को, किसी स्टैटिक बुक को छूना है, उसके पहले नहीं छूना है। इस पे टाइम देना है आपको कि टॉपर्स के कॉपी को पढ़ना है पहले। इससे आपको ये पता चलेगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का अगर सवाल आया है तो इसमें तो ग्रंथ लिखा गया है। कोचिंग का मटेरियल लीजिएगा तो 20 पन्ना का आपको हो सकता है मटेरियल मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक का 20 पेज का मिले, लेकिन बहुत सारा टॉपिक का आप देखेंगे तो मॉडल आंसर में बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो डर लगता है कि अरे यार इतना सारा कंटेंट याद रखना है। नहीं भैया, इतना सारा नहीं याद रखना है। आपको एग्जाम में जो लिखना है बस वो याद रखना है, उस पर कमांड करना है। और वो कैसे पता चलेगा, या तो आप खुद एग्जाम दीजिए और एग्जाम में पास कीजिए, तब पता चलेगा जो आपने लिखा वो सही था, या किसी और का कॉपी देख के आप कीजिए। तो जो टॉपर्स हैं या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उनके कॉपी को देख के आपको पता चलेगा कि अच्छा आंसर ऐसे लिखा जाता है। उस कॉपी में आप ये भी देख सकते हैं कि ये आंसर में कितना मार्क्स मिला और उसी सेम आंसर में किसी और को कितना मार्क्स मिला। किसी को कम मिला तो क्यों कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला तो क्यों ज़्यादा मिला। ठीक है, ये सब एनालाइज कीजिए। ठीक, इससे आपको ये पता चल जाएगा टॉपर्स के कॉपी से कि कंटेंट में अगेन फिल्टरेशन, हर जगह फिल्टरेशन करना है। क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं सिविल सर्वेंट बन के, उसमें सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ा काम है कम रिसोर्स में ज़्यादा काम करना। उसमें काम है फिल्टर करना कि 20 लोग को हेल्प करना है, इसमें से आपको 5 लोग को ही कर पाएंगे क्योंकि इतना ही फंड है सरकार के पास। तो वो कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे। तो ये क्वालिटी जो है ना, ये एग्ज़ाम चेक कर लेता है इधर ही। अगर आप उसको अभी इनकलकेट कर लेंगे, आपका तैयारी थोड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, आपका मेहनत जो है
थोड़ा कम हो जाएगा और जो आपका एफर्ट है वो आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा। जो एफर्ट आप फालतू के चीज़ में लगाते हैं और लास्ट रैंक आता, वो एफर्ट बचेगा और उसको सही चीज़ में लगाएंगे, बार बार रिवीजन में और आंसर प्रैक्टिस, आंसर बिल्डिंग, आंसर राइटिंग में लगाएंगे तो आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा। तो टॉपर्स के कॉपी को आपको देखना है, देन ओनली आप किसी भी मेंस के मटेरियल को टच करेंगे। ठीक है, जब ये सब कुछ हो गया है तो आपको GS1 और GS2 का टॉपिक वाइज आपको टारगेट बनाना है कि भाई हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी टाइम का नहीं सोचना है कि किस टाइम में क्या करेंगे, वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आपको ये दिमाग में ले आना है कि भाई मेंस का हमको टारगेट करके और पेपर वाइज GS1 और GS2 जो है वो ख़त्म करना है। और यहाँ पे आप अभी एसे राइटिंग नहीं करेंगे। एसे राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, देखिए एसे क्या होता है, एसे आपसे पूछा जाता है 800 वर्ड में, यूपीएससी में तो 1200 वर्ड का आता है। ठीक है, बीपीएससी में 800 वर्ड का 3 एसे लिखना होता है। एसे में क्या है, आपके सोच को, आपके थॉट प्रोसेस को चेक किया जाता है। थॉट प्रोसेस आपको बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस थॉट प्रोसेस को पेपर पे दिखाने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, वो कंटेंट कहाँ से आएगा? वो कंटेंट इधर से ही आएगा, इन्हीं कहानियों से जो आपने GS1 और GS2 में पढ़ा है। बस उसको GS के तरह नहीं लिखना होता है, उसको मोल्ड करके एसे के आंसर के तरह लिखना होता है। वो जब हम लोग एसे डिस्कस करेंगे कि एसे क्या होता है, एसे के कॉपीज को डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा। जैसे टॉपर्स के कॉपी को, बहुत सारे टॉपर्स के कॉपी को, यूपीएससी के टॉपर्स के कॉपी को डिस्कस किया गया है बीपीएससी बेसिक्स में, तो आप टॉपर्स के कॉपी को भी जाके देखिए कि आंसर लिखना कितना, मतलब कितना क्रिस्प आंसर लिखा जाता है, कितना कम कंटेंट में कितना बेहतरीन आंसर लिख दिया जाता है ना। तो उन वीडियोस को आप जरूर जाके चेक करें, जरूर जाके देखें। ठीक है, अब जब ये टारगेट बेस्ड आपने अप्रोच बना लिया, और यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि आंसर राइटिंग की अभी बात ही नहीं करनी है, आपके लिए गंदी बात है। अगर आप पहले से मेंस आप दे रखे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको मतलब ये बात नहीं मानना, आपको आंसर राइटिंग करना है। बट आप अभी इनिशियल फेज में है तो आंसर राइटिंग के मकड़ जाल में मत फंसिएगा। आंसर राइटिंग कुछ नहीं है भाई, जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा ना एक सही डायरेक्शन में, आप खुद ब खुद आंसर लिखने लगेंगे, और खुद ब खुद जब आंसर लिखेंगे तो वो इंप्रूव होने लगेगा। लेकिन शुरुआत से ही कि हम आंसर लिखेंगे तो आप आंसर नहीं लिखिएगा, आपको कोई मटेरियल मिलेगा हू बहू आप छापने का कोशिश कीजिएगा। ना इंट्रो अच्छा लिखिएगा, ना क्वेश्चन के डिमांड को बॉडी में आंसर कर पाइएगा, और ना ही कंक्लूजन आपका रेलिवेंट होगा। मार्क्स आएगा कम, आपको लगेगा कि हम तो बहुत मेहनत किए थे, बहुत मटेरियल पढ़े और ये काम किए। तो बहुत मटेरियल नहीं पढ़ना है, बहुत मटेरियल की जगह टॉपर्स का छोटा सा मटेरियल पहले पढ़िए और चीज़ों को फिल्टर आउट कीजिए। आई होप कि ये अप्रोच आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कंटेंट कलेक्शन पे कि कंटेंट को कलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 1 2 3 4 बातें कर ली। अब इसके बाद आएंगे कंटेंट कलेक्शन पे। ठीक है, शुरुआत में ही यहाँ पे कंटेंट कलेक्शन नहीं करेंगे कि किताब जमा करने लगे, मैगजीन जमा करने लगे, नहीं। पहले ये काम कीजिए, ये पन्ना आपका कंप्लीट हो गया तो फिर ये आपका बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप ये पन्ना नहीं किए, या आपको पता ही नहीं था अभी तक, या आप सुनने के बाद भी नहीं करेंगे, देन ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद आप आइएगा इस चैनल पे और फीडबैक में बताइएगा कि मैंने गलत बोला था या सही बोला था आपको। ठीक है, तो पहले इसको फॉलो करना है, देन आपको आना है कंटेंट कलेक्शन पे। अब कंटेंट कलेक्शन पे जो हमने पीछे वही अभी बात की, जो यहाँ पे लिखा गया है वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि डायरेक्टली बुक मैगजीन या बूस्टर मैगजीन वगैरह पे नहीं जाना। दीज आर समंदर। आपको लगे अरे यार इतना पढ़ना है, इसमें से कैसे छाटे, ये छाटे वो छाटे। और ये इनिशियल कैंडिडेट्स को नहीं, जो सीजन्ड कैंडिडेट है, जिन्होंने 2 बार मेंस दे रखा है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि मेंस के समय कोई बूस्टर मैगजीन आ जाता है, अब इतना सारा कंटेंट है, अब उसी से नोट्स बनाते हो छितर गए बेड पे जाके। ठीक है, अब अगला मेंस में देखेंगे। यही होता है सीरियस मेहनती कैंडिडेट के साथ, जो कि सेलेक्ट नहीं होते हैं, उनका यही कहानी होता है। ठीक है, सो बी स्मार्ट, इस चीज़ में नहीं फंसना है। गो टू द टॉपर्स कॉपी, पहले उसको एनालाइज कीजिए, देखिए एक प्रॉपर मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, वो आपको वहाँ से समझ में आएगा। एग्जाम में कितना लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपने देखा होगा कि नेता होता है और ब्यूरोक्रेट होता है। ठीक है, बहुत सारा वीडियोज़ आपने देखा होगा। ठीक है, मतलब जेन्युइन वीडियो देखिएगा, वो जो मतलब
वो आईएएस ऑफिसर वाले नहीं कि ठेला वाला को परेशान कर रहे हैं कि ठेला पे तुम्हारा सब्जी सड़ा हुआ है, ये वो नहीं। ये तो आईएएस ऑफिसर हम इसको मानते ही नहीं है, इसको ब्यूरोक्रेट हम मानते ही नहीं है। ये तो जो रॉन्ग सिलेक्शन होता है ना, यूपीएससी में रिकमेंडेशन में आया हुआ है कि आप रॉन्ग सिलेक्शन भी करते हैं तो एग्ज़ाम को ठीक करना, तो ये रॉन्ग सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हैं। और रॉन्ग सिलेक्शन वाले कैंडिडेट टॉप 20 टॉप 10 में भी आ जाते हैं, है ना। सेलेक्ट होने के बाद फिर कैमरा लेके घूमते हैं और अपना प्रचार करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो वैसे ब्यूरोक्रेट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वैसे ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं जो जेन्युइनली ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो काम करते हैं। जैसे आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा पी नरहरि के बारे में, ठीक है। इंदौर कैसे इतना साफ शहर बना, उसका कहानी आप जाके देखिएगा। आप जाके देखिएगा टीएन सेशन के बारे में, ठीक है। स्टालवार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन, है ना। और किसी नेता को देखिए, नेता क्या है, मंच पे गए भाषण दिए, आज इस पार्टी के साथ गठबंधन है तो ऐसा भाषण दिए, उस पार्टी के साथ है तो वैसा भाषण दिए। बहुत बोलना है, बहुत चीज़ करना है, लोग को रिझाना है। लेकिन ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है, बहुत साइलेंटली करना होता है, चुपचाप करना होता है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना होता है, बहुत क्रिस्प वे में जवाब देना होता है। कोविड के टाइम पे ब्यूरोक्रेट्स का आप इंटरव्यू देखिए, जो जेन्युइन ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो बहुत क्रिस्प आंसर देंगे, या वैसे भी किसी ब्यूरोक्रेट का आप जेन्युइन ब्यूरोक्रेट का आप देखेंगे ना तो वो बहुत क्रिस्प आंसर देंगे, एकदम प्रॉपर इंट्रो रहेगा, कोई सवाल किया गया प्रॉपर इंट्रो देंगे, उसके बाद उसका आंसर एड्रेस करेंगे और कंक्लूड कर देंगे। ये जो बोला हुआ बात है, इसी को आंसर कॉपी में आपको दिखाना, आंसर राइटिंग करके यही चीज़ चेक किया जाता है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। जो ये कर सकते हैं वही फिर आके इधर ये कर पाते हैं। तो कुछ लोग जेन्युइनली दिल से ये काम कर पाते हैं तो फील्ड में भी जाके जब सर्विस में आते हैं तो कर पाते हैं यही काम। और कुछ लोग जब मैकेनिकली इस चीज़ को सीख लेते हैं और जब फील्ड में आते हैं, नेता बनना होता है, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो टॉपर्स के कॉपी को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। नेता वाला भाषणबाजी वहाँ पे नहीं करना है। अगर नेता बनना है तो हम लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, और हम तो बोलते हैं यार वीडियो में कि बुलाइएगा हमको प्रचार करने के लिए अपना पंचायत चुनाव में, या हम लड़ेंगे तो हम आप लोग को बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन आंसर कॉपी में कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो नेता वाला भाषणबाजी नहीं, वो टॉपर्स कॉपी से आपको सीखना है। मार्क माई वर्ड, ये सब बात को अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं याद रखेंगे, आप आगे ट्रबल में रहेंगे। जब ये चीज़ हो जाए ना, देन मूव टू गुड सोर्स। कोई बढ़िया सा सोर्स पकड़िए। एनसीईआरटी बेसिक है, उसको तो पढ़ना ही है, और पढ़ते के साथ पहले गो में नोट्स नहीं बनाना है, ये आपको बता दिए। 2-3 बार, एक बार पढ़ लिए, 2-3 रिवीजन हो गया, देन आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। और शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको पता है कि सिलेबस और पीवाईक्यू आपका हेल्प करेगा कि कैसे बनाना है, क्या चीज़ें रेलिवेंट है। आंसर का स्ट्रक्चर, जो नोट्स का स्ट्रक्चर होगा, वो आप टॉपर्स के कॉपी के आंसर को जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि नोट्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो गुड सोर्स के तरफ तब आपको जाना है और स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाना है, जो आपने टॉपर्स के कॉपी से सीख लिया है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एक प्रॉपर इंट्रो, एक प्रॉपर बॉडी, एक प्रॉपर कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी में क्या क्या लिखा गया है, पॉइंट वाइज, ये सब चीज़ तब आपका नोट्स बनेगा। या फिर रेडीमेड इस तरह का कोई नोट्स मिल जाए किसी सीनियर का, किसी दोस्त का या मार्केट से, तो उसको यूज़ करना है, देन उससे शॉर्ट नोट्स बना लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आप 2-3 को एस्पिरेंट्स मिल के भी ये काम कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि 5-7 मिल के बैठ जाइएगा तो पढ़ाई नहीं होगा और चाय और पार्ले जी चलता रह जाएगा। तो 2-3 सीरियस लोग मिल के साथ में करेंगे, GS1 GS2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा बहुत टाइम बाउंड मैनर में, है ना। और ये नहीं सोचना है कि अरे तीनों तो जो है ना सेम मटेरियल हो जाएगा, सेम नोट्स हो जाएगा तो एग्ज़ाम में नंबर भी बराबर आ जाएगा। नहीं भाई, ये नोट्स अभी तैयार हुआ है, एग्ज़ाम तक में तो अभी बहुत सारा जर्नी बाकी है। किसने कितना रिवीजन किया, किसने कितना आंसर बिल्डिंग किया, किसने कितना आंसर राइटिंग किया, किसने कितना वैल्यू एडिशन किया, फिर एग्ज़ाम में जाकर उसको किस तरह से निकाल पाए, ये सब डिपेंड करता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है, डोंट बी सो मच सेल्फिश। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी कोऑपरेटिव मूवमेंट करना है। एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, 2-3 लोग मिलके, सीरियस लोग मिलके ये काम को आप कर सकते हैं। जब आपका कंटेंट वाला काम हो जाए तो आपको फिर कंटेंट को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि अगर डाइजेस्ट नहीं करते हैं तो भले आप 10 किलो चिकन खा लीजिए, लेकिन वो शरीर में नहीं लगेगा। वो चिकन को पचाना है, जो आप खा रहे हैं उसको पचाना है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना है। और डाइजेशन का सबसे बढ़िया तरीका है रूथलेस रिवीजन। रिवीजन करने में कोई कोताही नहीं, एकदम रूथलेस रिवीजन,
ठीक है। पहले के अगर कोई पीरियोडिक मूवी आप देखेंगे तो जो जंग होता है, वॉर होता है, उसमें जो दोनों पार्टी होता है, दोनों तरफ का जो लड़ने वाला जो मेन लीडर होता है, सेनापति या राजा जो भी, उसका चेहरा देखिएगा कितना रूथलेस होता है। वो अपना काम करते रहता है, तलवार लेके दोनों हाथ से चलाता रहता है, मारते काटते या तो खुद कट जाता है, नहीं तो सामने वाले को काट देता है। यू हैव टू डू रिविजन लाइक दैट रेगुलरली, 2 बार 3 बार एक वीक में शेड्यूल बना लीजिए अपने लिए कि हमको रेगुलरली रिवाइज करना है। और ये तभी हो पाएगा जब चीज़ें आपके पास स्ट्रक्चर्ड होगी। ये तभी हो पाएगा जब आपके पास धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स इस रिवीजन के माध्यम से बनता जाएगा और बहुत क्विकली आप 15 मिनट 20 मिनट में जो है ना टॉपिक्स को रिवाइज कर पाएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते समय एक बात ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है कि अरे हम नोट्स ऐसा बनाएंगे कि अभी बीपीएससी में मेरा रैंक 5 आ जाएगा, रैंक 3 आ जाएगा या रैंक 1 आ जाएगा, तो फिर यही नोट्स जो है ना हम किताब के फॉर्मेट में छपवा के और किसी कोचिंग के पब्लिकेशन हाउस से या किसी से बेचेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। ये बाद में कर लीजिएगा, 1-2 महीना टाइम लगेगा, इसको सब सरिया लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, एडिटर से हम कंसल्ट करा देंगे, आपके नोट्स को एडिट करके प्रॉपर फॉर्मेट में डाल देगा। लेकिन फिलहाल जो नोट्स बनाइएगा वो सिर्फ अपने लिए बनाइएगा ताकि जल्दी जल्दी बना सके और अपने लिए रिवाइज कर सके। खूबसूरती, एस्थेटिक्स इसमें नहीं जाना है, अपने लिए बनाइएगा। आप जैसे भी बनाते हैं, आपको जैसा भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट डाइजेशन का बात। अब आते हैं कंटेंट प्रेजेंटेशन के बारे में। ये हम लोग मेंस डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है। तो कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए आपको आंसर पहले बिल्ड करना पड़ेगा। आंसर बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बिल्ड करने का मतलब क्या होता है? आपको समझना होगा कि कैसा ज़मीन है, इस ज़मीन में कितना फाउंडेशन खोदना होगा, कितना सीमेंट लगेगा, इसमें कितना ईंट लगेगा, ईंट कहाँ से, कौन सा भट्टा से लेके आएंगे, है ना, फिर उसको जोड़ेंगे, स्किल्ड मिस्त्री लेके आना है, कितना लेबर लगेगा इसमें, फिर इस पूरे मकान का प्लान क्या होगा, किधर बाथरूम, किधर किचन, किधर बालकनी, कितना तल्ला का बनेगा, और तब जाके ये पूरा मकान का आपके दिमाग में लब्बो लुआब सेट हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे हो सकता है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाने के लिए आपको मिलेगा, है ना। तब जाके फिर आप बड़ा सोसाइटी, जैसे जो लोग सिविल इंजीनियर हैं और जॉब करते हैं, तो क्या डे 1 से उनको बड़ा बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में लगा दिया जाता है? नहीं, उनको पहले सिखाया जाता है मॉडल्स डेवलप करके, है ना, रियल टाइम मॉडल डेवलप करके कि इस मॉडल को आप बना के देखिए सही से बनता है कि नहीं, जो लोड है, जो बाकी सब चीज़ें वो सह पा रहा है कि नहीं। ये छोटा मॉडल जब सही से बन जाता है तब उसको बड़ा मॉडल बनाया जाता है और फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है। अगर ये काम नहीं कीजिएगा तो जैसे बिहार का पुल जो है ढह गया था, दोबारा ढह गया था, उसी तरह से आपका आंसर भी ढह जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट विथ आंसर बिल्डिंग, देन गो टू आंसर राइटिंग और देन गो टू आंसर इंप्रूवमेंट, और तब जाके गुड आंसर आएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है जो चलता रहेगा अभी से लेकर आपके मेंस के आखिरी दिन तक, ठीक है। तो आंसर राइटिंग क्या है, पहले इसके बारे में आप सोचें, चिंतन करें, मनन करें, ठीक है। आंसर राइटिंग आप जो बीपीएससी बेसिक्स पे टॉपर्स का कॉपी एनालाइज किया गया है, आप उस वीडियोस को जाके देखें, रिलीजियसली देखें उसको, क्या आंसर राइटिंग है, क्या गुड आंसर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। जब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो कितना तरह का होता है, कैसा लिखना है, करंट अफेयर से लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देना है या बनावटी कुछ कोट लिख देना है ना, ये आपको समझना होगा। तब फिर जाके आपको बॉडी समझ में आएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कितने पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन तो एक ही लिखा गया है लेकिन हो सकता है 2 चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया, तो दोनों बात को यहाँ पे आंसर करना है बॉडी में। तो कितना कितना वर्ड्स दोनों में देंगे, कितना कितना स्पेस दोनों में खर्च करेंगे, ये आपके बॉडी में आएगा। तब आपको फिर कंक्लूड करना है। तो ये सब चीज़ आप उधर टॉपर्स के आंसर से सीख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है। जब स्ट्रक्चर बिल्ड करना आप सीख जाएंगे ना, जब आप बिल्डिंग का पिलर वगैरह बनाना सीख गए, तो उसके बाद फिर उसमें ईंट लगाना है और तब जाके ऊपर में सीलिंग और ढलैया वगैरह करना है, ठीक है। और जब ढलैया वगैरह हो जाएगा, प्लास्टर वगैरह हो जाएगा, तब उसमें फिर वैल्यू एडिशन करना है, यानी फॉल सीलिंग लगाना है, बढ़िया HD पेंट करना है, उसके बाद और भी जो भी उसमें सजावट का काम करना है, दैट इज़ वैल्यू एडिशन, ठीक है। और जब ये सब चीज़ आपको करने आ गया तो इस काम को टाइम लिमिट में, एक आंसर का जो टाइम लिमिट होना चाहिए, जितने मार्क्स का आंसर है उसके हिसाब से जो टाइम उसमें लगना चाहिए, तब उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आंसर राइटिंग के समय पहले इतना सीख लेना है, ये कर लेना है, चाहे आधा घंटा लगे एक आंसर लिखने में, 1 घंटा लगे, लेकिन धीरे धीरे पहले ये सीखना है और उसके बाद फिर टाइम लिमिट को अडेयर करना है। तो ये है आंसर बिल्डिंग का प्रोसेस।
तो आंसर बिल्डिंग पे भी काम करना है। इसके बाद अब थोड़ा प्रीलिम्स का बात करते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी क्या करेंगे, सिलेबस, पीवाईक्यू जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक बुक। जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे, जो नोट्स आपको बोला पीवाईक्यू का नोट्स आपके पास रहेगा, तो आपको पता चल गया कि सवाल क्या पूछता है बीपीएससी। 68 और 69 का अलग से जब पन्ना आपके पास रहेगा तो आपको पता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, तो आगे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जब क्लियर हो जाएगा ना, तो किताबों को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कहाँ पे फोकस करना है, ठीक है, कौन से नोमेनक्लेचर, कौन सा कीवर्ड्स, कौन सा टॉपिक को आपको याद रखना है, समझना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और इन चीज़ों के लिए बीपीएससी बेसिक्स पे बहुत सारा ऑसम वीडियोस डाला गया है। करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 को डिस्कस किया गया है, पॉलिटी का 4 पार्ट में है सॉरी, साइंस का अभी 1 पार्ट डाल दिया गया है, साइंस का इसके बाद कंप्लीट होगा। साइंस के बाद फिर हम लोग आईआर पे मूव करेंगे, आईआर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी 69 के समय से ही सेंसस का वीडियो, इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो, बिहार की नदियाँ, अगर ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो फिर हम चैनल बंद कर देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये सब वीडियोस का आप लाभ उठाइए, वहाँ जाइए, देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। इम्तियाज़ अहमद सर का जो ऑब्जेक्टिव किताब है, उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया गया है, उसके पीछे का बैकग्राउंड को बताया गया है, उस चीज़ को आप देखिए जाके। साइंस का एनसीईआरटी पूरा डिस्कस किया गया है, 2 4 5 चैप्टर बचा हुआ है जो बाद में उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उन चीज़ों को आप पूरा साइंस का जितना वीडियो आप देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। नहीं तो आप एक छोटा सा जादू वीडियो जो है कि एनसीईआरटी से कैसे बीपीएससी में सवाल आता है, वो देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितना धोखा और ऑनलाइन में किताब बेचने के लिए कैसे सच्चाई को छुपाया जाता है ना। सारा सवाल एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो उन वीडियोज़ का लाभ उठाइए, ये काम कीजिए, ठीक है। जब भी आप नोट्स बनाएं, मतलब जीरो से नहीं बनाना, पहले पढ़ना है, रिवीजन करना है। अगर जो नोट्स आप बनाना चाह रहे हैं वो रेडीमेड अवेलेबल है तो उसको यूज़ कीजिए, नहीं तो 2-3 लोग मिलकर फिर अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स में से फिर आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये काम कीजिए। लेकिन जीरो से डे 1 से कि आज 4 पेज पढ़े तो इसका पहले नोट्स बनाते हैं, गलत, ये नहीं करना है। बुक को रीड किए, उसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, कम से कम 2 से 3 रिवीजन हो जाना चाहिए पहले रीडिंग के बाद, तब आपको क्लियर होगा कि अब नोट्स इससे बनाना है। और चूंकि सिलेबस और पीवाईक्यू आप इतने अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं, तो फिर ये नोट्स बनाना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा, या किसी का नोट्स को पिक करना भी बहुत आसान काम हो जाएगा। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आएगा, मार्केट का टेम्परेचर बढ़ेगा और फलाने ढिमाके 10 तरह का वीडियो आपको मिलेगा, 50 तरह का मटेरियल मिलेगा, है ना। और बस आप डाइग्रेस हो जाइएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा और कहानी ख़त्म। क्यों? क्योंकि देख लीजिए ना भाई, समय आपके पास कितना है, समय यहाँ पे हम लोग जोड़ लिए थे, और इस समय में 50 घंटा आप इधर उधर कर दीजिएगा, कहानी ख़त्म, डब्बा गुल। तो ये काम नहीं करना है। जब आपने एक बार इतना समझदारी के साथ सब चीज़ को हैंडल कर लिया यहाँ तक, तो अब किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हर चीज़ को तराजू में डालना है, पीवाईक्यू और सिलेबस से पहले उसको तौलना है, इससे तौलने के बाद ही बाकी कोई काम करेंगे। एक काम के लिए एक सोर्स रखना है, मल्टीपल सोर्स नहीं रखना है। एक व्यक्ति की अगर 2-3 पत्नियां हो, या एक औरत के 2-3 पति हो, तो लाइफ काफ़ी टफ हो जाता है ना। कम से कम आज के डेट में एंथ्रोपोलॉजी वाले फिर कमेंट में बोलेंगे कह रहे नहीं सर, मैरिज तो बहुत 25-50 प्रकार का होता है ना। सही बात है, बट यहाँ समझाने के लिए बोल रहे हैं, और आज के डेट में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगा। तो आप सोर्स से स्टिक करें, 50 सोर्स नहीं पढ़ना। बहुत फेमस कोट है, जितने भी आप यूपीएससी टॉपर्स को सुनेंगे ना, तो डू नॉट रीड 10 बुक्स 1 टाइम, रादर रीड 1 बुक 10 टाइम्स। 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, यही आपका बेड़ा पार लगाएगा। 10 भगवान का पूजा करने से बेहतर है कि एक भगवान का पूजा कीजिए, वहीं ध्यान लगाइए और वहीं से आपको मोक्ष मिल जाएगा। सेम गोज विथ प्रीलिम, सेम गोज विथ मेन, सेम गोज विथ योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। स्टिक टू योर ओन शॉर्ट लिस्टेड मटीरियल्स जो आपने बहुत स्मार्टली शॉर्ट लिस्ट किया है, पीवाईक्यू के तराजू पे, सिलेबस के तराजू पे। लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू। जैसे मेंस के लिए बस
प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस एक यहाँ पे जो मेन आता है कि प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और मेंस में आपको आंसर बिल्डिंग और आंसर राइटिंग करना है, आपको जाके वहाँ पे आंसर लिखना है। तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक ये काम करना है कि एमसीक्यू सॉल्व करने का जो आर्ट होता है वो आप डेवलप कीजिए। रट्टाफिकेशन जबरदस्ती वाला काम नहीं, कुछ फैक्ट्स कुछ चीज़ें जो है वो रट्टाफिकेशन वाला है और वो ग्रेजुअली पढ़ते रिवीजन करते वैसे भी याद हो जाता है कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का बात करता है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, आर्टिकल 22 में अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बात किया गया, आर्टिकल 25 में रिलीजन फ्रीडम का बात किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप याद हो जाएगा कि डीपीएसपी पार्ट 3 में है कि पार्ट 4 में, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है कि पार्ट 4 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से कमेटी का रिकमेंडेशन था। दीज आर हार्ड फैक्ट्स, ये पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा जो एमसीक्यू है ना, बाकी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन को देख के 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब तो वो वाला स्टेटमेंट आने लगा 1 2 2 3 1 2 3, तो इस कॉम्बिनेशन को देख के आपको समझना है, आपको डिड्यूस करना है, आंसर तक पहुँचना, आंसर आपके सामने है, बस आपको ढूंढना है। क्योंकि जब आप डीएसपी बनेंगे और 5 लोग खड़ा होगा, पांचों एक्यूज होगा, तो आपको डिड्यूस करना है कहानी सुन के, 4-5 कहानी आपको सुना दिया जाएगा और आपको डिड्यूस करना है कि इसमें चोर कौन है, इसमें डकैत कौन है, इसमें किसने शराब की तस्करी की है। तो वो सेम एटीट्यूड आपको एमसीक्यू सॉल्विंग में यहाँ पे लेके आना है। यही तो चेक किया जा रहा है, यही एटीट्यूड तो फिर वहाँ काम आएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आप यूपीएससी का 2018, 2017, 2016, इवन कि 2019 तक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, तो वहाँ से आपको बहुत ये आर्ट डेवलप करने का मौका मिलेगा। कोई बढ़िया सा किताब खरीद लीजिए। अब यहाँ पे नाम लेने से हो जाएगा कि प्रमोशन हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट प्रमोशन। आप 2-3 फेमस किताब है, कृणाल पटेल सर का दिशा पब्लिकेशन का, एक दृष्टि आईएएस का है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि किसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, उस किताब को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आप यूपी पीसीएस का भी सॉल्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका कर लिए, जो भी कर रहे हैं उसका कर लिए। ठीक है, तो पहले कहानी पीवाईक्यू से शुरू होगा, सिलेबस पीवाईक्यू से शुरू हुआ, देन कंटेंट, अगेन फिर पीवाईक्यू पे और क्वेश्चन पे खत्म होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इतना बार सॉल्व करना है कि बस आपके दिमाग में बस जाए, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दें कि इस बार का कट ऑफ कितना था, अराउंड 90-91 के आसपास था जनरल का कट ऑफ। आप अगर 100 नंबर लाते हैं और जिस तरह का बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम था, तो ये सेफ माना जाएगा। ठीक है, अब अगले बार एग्जाम में मान लीजिए थोड़ा आसान क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए भी होगा, तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, तो आसान क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व करेंगे। मेरा यहाँ बताने का मतलब ये हुआ कि 5 से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए आते हैं। ये छोड़ना है, इस क्वेश्चन को टच नहीं करना। 5 से 7 क्वेश्चन तो एकदम उसको टच ही नहीं करना, वो एकदम छोड़ देना है उसको। बट आपको पहचानना होगा कि किसको छोड़ना है। जैसे 69 में HMX का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब छोड़ना है भाई, नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पता है, तो जबरदस्ती तुक्का नहीं मारना। निगेटिव अब आ गया है, वो वाला खेल नहीं होगा जय सिया राम ए, जय सिया राम बी, जय सिया राम सी, है ना, अल्लाह अकबर डी मार दिए, नहीं, ये नहीं चलेगा। और ये छोड़ने पकड़ने का गेम कहाँ से आप सीख पाएंगे? ये छोड़ने पकड़ने का गेम, इस आर्ट को जब आप सीख जाएंगे ना, जब पीवाईक्यू को आप खूब सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो आपको ये लर्न करना होगा। ठीक है, तो आपको 135-40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अगर पेपर इजी रहा। अगर पेपर मॉडरेट रहा तो 130 के आसपास, और पेपर टफ रहा तो 120-25 के आसपास आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आपको छोड़ने का आर्ट सीखना होगा, पूरा पेपर कंप्लीट करने का आर्ट सीखना होगा। ये सब भी डिस्कशन किया गया है, आप वीडियोस चैनल पे देख सकते हैं। डू नॉट वेस्ट टाइम वाइल प्रिपरेशन चेजिंग दोज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को चेज कीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन के चक्कर में जाइएगा, आपका 1 महीना बर्बाद हो जाएगा कि ये पढ़ लेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है। ईगो पे नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन को इक्वल मार्क्स दिया गया है, तो भाई हम आसान क्वेश्चन के पीछे जाएंगे। जब मेरा सारा आसान हो जाएगा, 140 वाला आसान काम हो जाएगा, 130 वाला काम हो जाएगा, तब हम बाकी 20 के पीछे भागेंगे, 15 के पीछे भागेंगे। और ये तो भागने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, कट ऑफ तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका। तो बिहार में जैसे बोलते हैं ना, लटकला बेटा गिल्ला, तो वही लटकने वाला काम नहीं करना है। बैठना है गाड़ी में, आराम से चलाना है, जाएगा डेस्टिनेशन तक ये भी, और जाना इसको भी है। ये आराम से जाएगा और ये लोग गिर पड़ जाएगा, हाथ वो तोड़ लेगा। ठीक है, तो लटकना नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम चेजिंग दोज क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली एनीथिंग। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया भाई कि क्या है, क्या नीडेड है, कितना टाइम है, कैसे क्या क्या काम करना है, एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब जो काम करना है और जो अवेलेबल टाइम है, अप्रोच आपने देख लिया, उस अवेलेबल टाइम में कैसे चीज़ों को फिट करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, फिटिंग टास्क इन अवेलेबल टाइम। टाइम कितना है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, प्रीलिम्स तक का। ठीक है, मई, जून और मिड जुलाई तक लगभग 2.5 महीने आप एकदम प्री प्लस मेंस बोथ कंबाइंड पढ़ेंगे, 50-50 देंगे। हम तो बोलेंगे कि 60% टाइम मेंस को दीजिएगा और 40% टाइम जो है वो प्रीलिम्स को दीजिएगा। ठीक है, प्री मेंस बोथ चलेगा। प्री के लिए जो भी अपना फैक्चुअल चीज़ें पढ़ना है, PYQ एनालाइज करना है, वो सब चीज़ आप करेंगे। और बाकी मेंस का आप जो टॉपर्स का कॉपी है वो पहले एनालाइज करेंगे, PYQ एनालाइज करेंगे, टॉपिक शॉर्टलिस्ट करेंगे, डायरी में अपना नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद फिर आप शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कहाँ से इन मटेरियल्स को तैयार करना है। जो रेडीमेड मटेरियल है उसमें से फिल्टर आउट करके 2-3 लोग मिलकर नोट्स बनाएंगे, या अगर अकेले बनाने में सक्षम है तो अकेले बनाएंगे और उस नोट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें फिर वैल्यू एडिशन करना है तो बाद में वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा कहीं से अच्छा मिल गया तो वो करेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक नोट्स तैयार करेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने एक बेसिक नोट्स तैयार कर लिया किसी भी टॉपिक का तो मेंस आपका हो जाएगा। अगर आपने आंसर प्रैक्टिस कर लिया और उस चीज़ को जाके वहाँ पर लिख लिया तो आपका सिलेक्शन मेंस में हो जाएगा। वैल्यू एडिशन कर देंगे, रैंक आ जाएगा। ठीक है, बट यही है कि बेसिक चीज़ें अक्रॉस द पेपर, अक्रॉस द क्वेश्चन आपको लिखना होगा। GS1 GS2 सारे में लिखना होगा, ऐसे भी आपको बेसिक लिख देना होगा। आपका मेंस में रिजल्ट हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर आपने वैल्यू एडिशन कर दिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन रैंक बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन ऑफ प्रीलिम्स आपको करना है। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या स्टैटिक पोर्शन आपको करना है भाई? तो NCERT पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, फिर उसमें बिहार के लिए बिहार स्पेशल पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ इस 2.5 महीने वाले काम में आपको करते रहना है। ठीक है, बिना ये सोचे हुए कि कितना बाकी है, कितना खत्म है। एकदम 2 से 2.5 महीने, मई, जून और जुलाई मिड तक, मतलब 10 से 15 जुलाई तक यही काम करना है। ठीक है, 60% टाइम मेंस को दीजिए, 40% टाइम प्री को दीजिए। 40% टाइम में प्री के अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे मेंस, 3 घंटे प्रीलिम्स। ठीक है, और चूंकि आप इतना फिल्टर कर चुके हैं चीज़ों को सिलेबस से और PYQ से कि इस 3 घंटे में आप वो इफेक्टिव पढ़ाई कर पाएंगे जो कोई बंदा अगर ये काम नहीं किया है वो 6 घंटे में भी नहीं कर पाएगा। मतलब इफेक्टिवली अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट से कम 1.5 गुना ज़्यादा, यानी 12 घंटे का पढ़ाई आप 8 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, बस शर्त यही है कि पीछे जो बताया गया है वो सारा काम आपको करना होगा। अगर वो नहीं कीजिएगा और बस 8 घंटा का रूटीन बना लिए पढ़ रहा है तब नहीं होगा। जो बताया गया वो सब आपको करना होगा। मेंस का स्टैटिक ये आपको पढ़ना होगा। टॉपर्स का कॉपी बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं, पीछे डिस्कस कर लिए, आपको रास्ता दिख गया। उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है। नोट्स जब टॉपिक वाइज हो गया और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स पे बिल्ड करते रहना है। करंट अफेयर्स एकदम रट्टाफिकेशन की याद हो जाए ये वो ऐसा नहीं। करंट अफेयर्स एक बार आप BPSC बेसिस का जो पॉलिटी PT 365 का डिस्कशन है उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, प्रीलिम्स के समय फैक्ट्स को हम लोग रट लेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स को अगर आपने बिल्ड करना नहीं सीखा ना, थीम को नहीं सीखा, बैकग्राउंड कहानी नहीं सीखा ना, तो फिर मेंस में इसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और 2 क्वेश्चन का आंसर खराब, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को पढ़ना सीखना होगा। आप एक बार पॉलिटी का पूरा वीडियो देखिए और इसका जो भी वीडियो आता है आप उन वीडियोस को थ्रू आउट देखिए। 1.5 पे करके देख लीजिए। ठीक है, आप उसको देखिए और BPSC बेसिस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको उस मैगजीन का PDF जो अंडरलाइंड और कलर्ड PDF है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आप उससे रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके गेट फैमिलियर विद करंट अफेयर्स, फैमिलियर होना है। ठीक है, और बाद में फैक्चुअल चीज़ों को रट लेना। सारा गेम स्टैटिक से आपका क्लियर होगा। प्रीलिम्स आपका स्टैटिक से क्लियर होगा, करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक से क्लियर नहीं होगा। जो 70-80 क्वेश्चन है ना, जो अगर 90 कट ऑफ गया है तो 80 तक तो आप स्टैटिक से ही पूरा गेम करेंगे और 10 नंबर आपको करंट से करना है। अगर किसी का स्टैटिक पे बहुत कमांड है तो इवन बिना करंट अफेयर्स पे बहुत मेहनत किए हुए भी वो कट ऑफ क्लियर कर सकता है। तो करंट को हवा नहीं बनाना है। पूरे पढ़ाई का 10% टाइम इसको दीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 10% टाइम 8 घंटे का आप निकाल लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो बचा है उसमें 60% टाइम मेंस का टॉपिक तैयार करने में दीजिए और 40% टाइम प्रीलिम्स पे दीजिए। ठीक है, यहाँ से चीज़ें आपका कंप्लीट होना, कवर होना तैयार हो जाएगा। मिड जुलाई के ऑनवर्ड जो है ना, जैसे ही 15 जुलाई खत्म हुआ
10 से 15 जुलाई के बाद से अब आप प्रीलिम्स के लिए गियर शिफ्ट कर लीजिए और 80% टाइम अपना प्रीलिम्स में दीजिए, 20% टाइम मेंस के लिए दीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो या 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे में 8 घंटे प्रीलिम्स के लिए पढ़िए और 2 घंटे मेंस के लिए पढ़िए। टॉपिक पढ़िए, फटाक से नोट्स बनाइए, टॉपिक पढ़िए, फटाक से नोट्स बनाइए। अगर बना हुआ है तो रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और 80% टाइम आप प्रीलिम्स को दीजिए। इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें आपका जो भी स्टैटिक कंप्लीट हो गया उसको रिवाइज करना है, जो स्टैटिक थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। इसमें आपको करंट अफेयर्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गया, फैक्चुअल चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, ध्यान रखना है उसको। बिहार स्पेशल आपको इसमें करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे करना है जो पीछे से आप करते आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब अगस्त जैसे ही ख़त्म होता है, इधर 15 दिन जुलाई का और अगस्त का 1.5 महीने ये काम चला, मतलब जब सितंबर आ गया लास्ट का 30-40 दिन, मतलब कि 20 अगस्त के बाद से पूरी तरह से प्रीलिम्स में जुट जाइए और एकदम जी जान लगा के और सारा गेम आप PYQ के तरफ से लेके जाएंगे, तब कंटेंट की तरफ जाएंगे, कंटेंट से PYQ की तरफ नहीं जाएंगे। जो भी आपने पढ़ा है आपका सब चीज़ कंसोलिडेट हो गया, आपने पढ़ लिया है, अब बस क्वेश्चन 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 PYQ सॉल्व करना है। इतना सॉल्व कर दीजिए कि आपको नींद में भी अगर BPSC का क्वेश्चन पेपर मिले तो आप 100 क्वेश्चन तो वैसे ही सही कर दीजिए, कट ऑफ वैसे ही क्लियर हो जाए। उसका उठ के ब्रश व्रश करके 20 क्वेश्चन और बना दीजिए और टॉप कर जाइए प्रीलिम्स में। हालांकि ये मार्क्स ऐड होगा नहीं कहीं, ठीक है। और तब सितंबर में आप दीजिए प्रीलिम्स इस अप्रोच के साथ, ठीक है। PYQ सॉल्विंग, उसका रिवाइज कीजिए, PYQ सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है। डायरी में लिख लीजिए कि ये पोर्शन मेरा वीक है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक वीक है। नेशनल मूवमेंट में हमको सब याद रहता है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं याद रहता है, या चार्टर एक्ट 1833 हमको नहीं याद रहता है, तो उसको लिख लीजिए, फिर उस पर फोकस कीजिए, फिल्टर आउट करते जाइए। जो स्ट्रेंथ है वो तो मजबूत है ही, जो वीकनेस है आपका फिल्टर होते गया। कैसे? PYQ सॉल्व करने से। जिसका PYQ नहीं सॉल्व हुआ लिख लीजिए डायरी में, ये नहीं हो पाया, ये मेरा वीक है, और एकदम रूथलेसली लिखिए, ईमानदार होकर, ये नहीं कि हाँ पढ़ लिए हो जाएगा। और उसके बाद उस चीज़ को रिवाइज कीजिए और अगेन PYQ सॉल्व कीजिए, अगेन मॉक सॉल्व कीजिए। कहानी एकदम क्लियर होगा, एकदम, मतलब ये रामबाण है। अगर इससे नहीं क्लियर हुआ तो किसी चीज़ से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये सितंबर तक करना है। और इतना करने के बाद क्या करना है, इतना करने के बाद पहले तो 5-7 दिन का ब्रेक लीजिए। और ब्रेक का मतलब कि एकदम लिटरली ब्रेक है ना, 1 सप्ताह पढ़ाई का बात नहीं करेंगे, कट ऑफ का बात नहीं करेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। जिस दिन एग्जाम दिए प्रीलिम्स का उसके अगले दिन से पढ़ाई भूल जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे पढ़ाई का। बस्ता उठाइए, जनरल बोगी में बैठिए और कहीं से घूम के आ जाइए 5-7 दिन। लेकिन एकदम एग्जाम के बारे में बात किसी से नहीं कीजिए, किसी कोचिंग का वीडियो नहीं देखिए, कुछ मत देखिए, कहानी खत्म। आपको पता आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, कट ऑफ के गेम में जाना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 1 सप्ताह का ब्रेक लेने का जब आप वापस से आइए तो मेंस का जो आपने यहाँ पे छोड़ा था ना, यहाँ पे जो आपने छोड़ा था ना मेंस का मिड अगस्त में, वहीं से पिक कीजिए, ठीक है। और अब आप मेंस का ऑलमोस्ट जो सिंसियरली कर रहे होंगे उनका तो 100% नहीं तो 80% तो तैयार सब कुछ हो ही जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ। अब जो 60 दिन जो बचा हुआ था उधर हमने कैलकुलेट किया था और 8 घंटे के हिसाब से 480 घंटा था हमारे पास। इसमें मेंस का प्रिपरेशन करना है, नोट्स मटेरियल सब कुछ तैयार है। अब आप आंसर बिल्डिंग भी उधर सीख चुके थे, उस आंसर बिल्डिंग के बेसिस पे अब आपको आंसर राइटिंग करना है। क्या करना है, टॉपिक को रिवाइज करना है और उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को लिखना है खुद से, और लिख के किसी जेन्युइन आदमी से चेक कराना है, फर्जी कोचिंग में नहीं चेक करवाना है, ठीक है। चेक करवाइए आंसर्स को। और ये आंसर चेकिंग के लिए प्रीलिम्स के बाद BPSC बेसिक्स पे भी इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो पेड होगा, उसके लिए एक मिनिमल अमाउंट लिया जाएगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है, रिसोर्स लगता है, तो आप ये काम उसके बाद कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनपुट दिया जाएगा कि भाई किस तरह से आंसर को लिखना है, इसमें और क्या लिख सकते थे, स्ट्रक्चर इसका और कैसे बेटर कर सकते हैं। 3-4 सजेशन के बाद आपका आंसर हो जाएगा बेटर, और उसके बाद आपका आंसर जाने लगेगा गुड आंसर की तरफ, ठीक है। जो आंसर बिल्डिंग से कहानी शुरू हुआ, आंसर राइटिंग के पास गया, और 2-3 प्रैक्टिस के बाद आपका आंसर गुड होने लगेगा, और गुड से धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। एग्जाम आएगा, बेटर आंसर लिखेंगे, आपका टॉप 50 में रैंक आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा,
नहीं विश्वास होता है तो जो टॉप 20 में जिनका रैंक है उनका कॉपी आप देख लीजिएगा, अभी देख लीजिए और उस समय भी देखिएगा। बहुत खतरनाक आंसर नहीं लिखा जाता है, लेकिन एक कंसिस्टेंट आंसर होता है। जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होता है उसको फुलफिल किया जाता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, टाइम लिमिट में और लिमिटेड वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, एग्जामिनर के लिए कॉपी को आसान बना के दिया जाता है और इस तरह से अच्छा आंसर लिखा जाता है। मीनवाइल इसी टाइम पे आप ऐसे फ्रेमिंग भी करते रहेंगे, और ये ऐसे फ्रेमिंग का काम जो है ना आप अभी से भी करते रहेंगे कि कोई ऐसे है, कोई टॉपिक है तो क्या क्या सोच सकते हैं उसमें। एक दो बढ़िया ऐसे का वीडियो देखिए कि हाउ टू राइट एन ऐसे। आई विल ऑल्सो स्पेयर सम टाइम एंड मेक अ वीडियो कि ऐसे कैसे लिखना है। टॉपर्स के ऐसे कॉपी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, 4 5 10 कॉपी को डिस्कस करेंगे। उन वीडियोस का भी आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे टॉपर्स का जीएस आंसर को डिस्कस किए हैं तो उसी तरह से ऐसे को भी डिस्कस करेंगे, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और अभी के टाइम पे ऐसे लिखना नहीं है, बस सोचना है कि ऐसे अगर ऐसा टॉपिक है तो किस किस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। ठीक है, वो काम करते रहना है। और उसके बाद जैसे ही सितंबर में प्रीलिम्स खत्म होता है तो ऐसे फ्रेमिंग पे काम करना है। ऐसे का फ्रेमिंग क्या होता है, ऐसे में भी इंट्रो होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। जीएस से डिफरेंट क्या होगा कि इसका इंट्रो कहानी होगा, कोट होगा, इंटरेस्टिंग होगा कुछ। ठीक है, बॉडी में अलग अलग डायमेंशन होगा, मल्टी डायमेंशन में जाना है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, विमेन, माइनॉरिटी, ग्लोबल, रीजनल, रूरल, डिजिटल, जिस तरह का टॉपिक हो, फिलोसफिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल, इंडिविजुअल लेवल पे किसी डायमेंशन को खोल दिए, सोसाइटी के लेवल पे खोल दिए, यूनिवर्सल लेवल पे खोल दिए, ठीक है, रिलीजियस लेवल पे खोल दिए। तो ये इतना सारा डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द टॉपिक। ये सब डायमेंशंस आप सोचना शुरू कर दीजिए और एग्जाम के बाद, प्रीलिम्स के बाद फ्रेमिंग करना शुरू कीजिए। 8 10 20 ऐसे का पहले फ्रेम बनाइए कि आप क्या लिखते हैं इसमें, एक रफ फ्रेम कि इंट्रो हम इस तरह से शुरू करते, बॉडी में इस डायमेंशन को लिखते और कंक्लूजन हम इस कहानी को ऐसे करते, दोनों को लिंक कर देते। ठीक है, जब ये 15-20 ऐसे को आप फ्रेम कर लेंगे ना शुरुआत के 15-20 दिन में, ठीक है, उसके बाद या शुरुआत के 1 महीने में, उसके बाद जो आखिरी का 2 महीना है, उस 2 महीने में आपको बीपीएससी में अभी तक जितना ऐसे पूछा है वो सारा टॉपिक्स पे ऐसे लिख देना है। ठीक है, 68 और 69 में जितना भी है, ठीक है, वो सारा टॉपिक पे आपको ऐसे लिख लेना है और अगेन ऐसे को भी चेक करा लेना है। ठीक है, तो ये भी काम किया जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो भी मतलब इसका भी थोड़ा पेड एक ग्रुप रखा जाएगा ताकि सीरियस एस्पिरेंट, सीरियस कैंडिडेट जो है वो अपना कॉपी जो है वो चेक करा सके। रोज 1-2 आंसर लिखना है, जो आपने पढ़ा उसका आंसर लिख के देखिए। टाइम का नहीं चिंता करना है, आंसर लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, कंटेंट को ठीक कर रहे हैं, हैंडराइटिंग ठीक कर रहे हैं, रिवीजन कीजिए। और ये जो रोज आप 1-2 आंसर लिख रहे हैं तो 5 दिन में आप लगभग कम से कम 5 से 10 आंसर लिख लेंगे। और फिर वीकेंड पे आपको एक टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना है जीएस पेपर का हर वीकेंड पे, यानी कि एग्जाम से पहले आप कम से कम 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट आप लगा चुके होंगे। और वीकली आपको एक ऐसे भी लिखना है आखिरी के 2 महीने में, यानी टोटल 8 वीक होगा तो 8 वीक में हर वीक आपको ऐसे लिखना है। और ऐसे लिखना है एग्जाम के टाइप से, मतलब 3 ऐसे लिखना होता है तो 3 ऐसे आप लिखेंगे, तो 8 वीक में आप 24 ऐसे लिख चुके होंगे। और इतना लिखने के बाद एग्जाम में आप शानदार ऐसे लिख के आइएगा। और सेम डे में नहीं लिखना है, जिस डे पे आप फुल लेंथ टेस्ट जीएस का लगाएंगे वो मान लीजिए संडे को कर रहे हैं तो वेडनेसडे को या थर्सडे को आप ऐसे के लिए अपना रख लीजिए, अलग अलग डे पे ये काम करना है। ठीक है, और चूंकि कंटेंट प्रिपरेशन बाकी सारा कुछ पहले हो चुका है तो ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक, और अगर नहीं पहले से कर पाए हैं तो उलझ के रह जाएंगे, ना आंसर राइटिंग होगा, ना ऐसे राइटिंग होगा और ना ही कंटेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। और हाफ प्रिपेयर होकर आप जाइएगा बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देने। और जो भी आपके साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनसे पूछिएगा एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसा होता है। कुछ लोग तो बस मतलब उनका प्रिपरेशन होता नहीं है, लेकिन अब क्या है, एग्ज़ाम निकला है तो एग्ज़ाम तो देना ही है, तो ये चीज़ हो जाएगा। टॉपर्स के ऐसे को देखना है, टॉपर्स के कॉपी को देखना है, डेली ऐसे इंगेजमेंट रखना है, जो अभी आपको हम बोल रहे थे कि दिमाग में चलते रहना चाहिए कि कोई टॉपिक है, पंखा पे हमको कोई दे देगी, फैन पे आपको ऐसे लिखना है। अब आप बस पंखा देख के सोचिए कि क्या क्या डायमेंशंस पे लिख सकते हैं। इंट्रो क्या लिखेंगे, कहानी कुछ सोच लीजिए पंखा का बहुत शानदार सा, फिर डायमेंशंस क्या है भाई, तो पंखा है तो पंखा में सबसे पहले देख के तो मेरे को क्या लग रहा है कि मेटल से बना हुआ है तो माइनिंग हुआ होगा, माइनिंग से चीज़ें आई होंगी। अब माइनिंग हुआ है भाई तो वहाँ माइनिंग लेबर होगा,
तो उसका अब उसका स्थिति के बारे में लिख दीजिए, लेबर लॉज के बारे में लिख दीजिए, और पंखा के बारे में साइंटिस्ट कोई बनाया है तो साइंटिफिक इनोवेशन है तो उस डायरेक्शन में जाएंगे। पंखा के प्राइस को लेके लिख दीजिए कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। पंखा से लेके इवोल्यूशन लिख दीजिए कि पंखा से कूलर, कूलर से एसी के पास, और एसी से स्मार्ट एसी के पास पहुंचे हैं, और आज मॉडर्न डे में स्मार्ट पंखा का यूज़ कर रहे हैं। तो इतना तरह से आपको डायमेंशन जो है ना खोलते रहना, दिमाग में सोचते रहना है। जब माइंड में आप गेम खेल लेंगे ना तो पेपर पे खेलने में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टली पेपर पे खेलने जाएंगे तो टेम भूल जाएंगे। ठीक है, ये बात है। और वीकली ऐसे राइटिंग करना ही है, वो बात हम लोगों ने कर लिया है। उसको एक टॉपिक उठाइए और दिमाग में उसको चबाते रहिए, सोचते रहिए, उस पर बिल्ड करते रहिए कि कहानी क्या शुरू कर सकते हैं पंखा से, है ना। क्या कहानी शुरू कर सकते हैं? कहानी ये शुरू कर सकते हैं कि भाई एक टाइम था कि पंखा के बारे में, बिजली का पंखा के बारे में तो छोड़िए, ऐसे नॉर्मल पंखा जो था, हम लोग देखते हैं कि राजा महाराजा को बैठे रहते थे तो अगल बगल दासी होती थी, वो झलते रहती थी। वहाँ एक पंखा था, और एक पंखा आज के डेट में है कि खपड़ेल मकान है और उसमें भी पंखा लगा हुआ है। तो पंखा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनोवेशन। उसका फिर पंखा पे डायमेंशंस खोल देंगे, और पंखा के माध्यम से पूरा सोसाइटी डिस्कस कर देंगे। पंखा के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी डिस्कस कर लेंगे। पंखा के माध्यम से हम इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डिस्कस कर लेंगे। पंखा के माध्यम से हम बहुत सारा चीज़, पंखा के माध्यम से हम क्वांटम फिजिक्स डिस्कस कर सकते हैं। क्वांटम लेवल पे चले जाएंगे कि वहाँ पे भी तो एटम में भी तो पंखा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पंखा कर रहा है, हवा कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठंडा कर रहा है उसको। तो इस तरह से चीज़ों को दिमाग में सोचना है, चबाना है, चबा चबा के रस लेना है, बिल्ड करते रहना है। और जब ये चीज़ आपको करना आ जाएगा, 8-10 टॉपिक में जब आप ये कर लेंगे, तब फिर किसी दिन आप इंट्रो लिखिए कि इसका इंट्रो लिखते हैं, फिर किसी दिन उसका बॉडी लिखिए, फ्रेमिंग कीजिए, बैठिए। अब फ्रेमिंग करने में कितना देर लगता है? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में फ्रेमिंग हो जाता है। तो शुरुआत में आपको आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। उसके बाद ग्रेजुअली जो आइडियल टाइम है, एग्जाम में आपको ऐसे लिखने के लिए मिलेगा 3 ऐसे है। हर ऐसे में 10 मिनट फ्रेमिंग में देना है, और 45 मिनट में ऐसे लिखना है। 800 वर्ड 45 मिनट में बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो 10 मिनट फ्रेम कीजिए ऐसे को कि क्या आप लिखने वाले हैं, किस किस डायमेंशन को कवर करेंगे, क्या कहानी लिखेंगे, क्या कोट लिखेंगे, क्या डेटा लिखेंगे, किसका नाम मेंशन करेंगे, कौन सा बुक मेंशन करेंगे, है ना। तो ये फ्रेमिंग का काम पहले आप कीजिए। जैसे उधर आंसर बिल्डिंग का काम कर रहे थे, उसी तरह से इधर भी इससे बिल्डिंग का काम करना है। इससे इंगेजमेंट डेली का रखना है, दिमाग में सोचते रहना है। बाथरूम में बैठे तो सोच रहे हैं, बाथरूम इतना बढ़िया शानदार हो गया है, अभी कमोड सिस्टम आ गया है, लेकिन पहले का सोचिए कितना दिक्कत था। तो सैनिटेशन का इशू था। मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, जिस भी तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं, वो चीज़ करना है। और ये करने का जब ये सारा कुछ हो जाएगा आपका, तो ये करते 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 आपका आ जाएगा BPSC 78 का मेंस एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद क्वालिफाई करना है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर यही हो जाएगा कि बच्चे की जान लोगे क्या। तो आई होप आप लोग को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। और अब अनाउंसमेंट जो शुरुआत में बोला था, तो अनाउंसमेंट यही है कि आप मुझे BPSC बेसिक्स के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप मेरे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे, जो कि @dasrath कैपिटल MANJHI, इस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। देन आई विल सी योर सीरियसनेस, योर क्रेडेंशियल, एंड आई एम मेकिंग अ क्लोज्ड प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें कि हम लोग 15, 20, 30 लोग जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, उनको पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल हैंड होल्डिंग किया जाएगा कि तैयारी को कैसे करना है। तो आप इस पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। अगर आपने अभी कोई प्रीलिम्स दिया है BPSC का, तो उसका मार्कशीट, अगर आपने कोई मेंस दिया है तो उसका मार्कशीट आप शेयर कर सकते हैं। BPSC का या UPSC का या कोई भी स्टेट PCS का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका मार्कशीट आप शेयर करें। और ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये क्या समझ में आया आपको, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, वो एक स्टडी प्लान तैयार करके, अगर आपने कोई प्रीलिम्स मेंस नहीं दिया है तो आप इस बताए हुए स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने लिए एक स्टडी प्लान अगले 1 महीने का तैयार करें। और फिर पूरा, मतलब जो पूरा स्टडी प्लान है उसको तैयार कीजिए। फिर मंथली, वीकली जो आप तैयार कर रहे हैं, उस पेपर का PDF या फोटो जो भी आप मुझे मैसेज करें, उसको देखने के बाद देन आई विल ऐड यू पीपल इन दैट क्लोज ग्रुप। क्योंकि
सीरियस कैंडिडेट का जो है मतलब वो एक अलग से वो होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो हौच पौच हो जाता है। बाकी तो फ्री कंटेंट पूरा यूट्यूब पे बीपीएससी बेसिक्स के चैनल पे डाला गया है, जो भी है वो सबका आप लाभ उठाएं। ऑल थिंग सेड, ऑल थिंग डन। अब यहाँ पे वही है, कुंवर नारायण की कविता है कि अंतिम ऊंचाई वाली जो कविता एस्पिरेंट का है, तो उसी तरह से एक कविता मुझे एक और मिला है, उसके लेखक हैं कोई एकलव्य नाम के कवि हैं, तो उन्हीं की कविता है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा पढ़ के सुना दूं। ये सब कविताएं भी आपको ऐसे में बहुत काम आएंगी। ये जो पूरा स्ट्रगल है, ये जो पूरी तैयारी है, जो पूरा जर्नी है, तो आप उससे इसको रिलेट कर पाइएगा। ये ज़िंदगी क्या है, इस ज़िंदगी की कहानी क्या है? हमारी कहानी किसी दरिया, किसी नदी की ही तो कहानी है। पहाड़ों से पिघला बर्फ टप टप कर जमा होता है, बारिश की बूंदें झम झम कर जमा होती हैं, एक ताल बनता है, एक झरना बनता है। वो ताल, वो तालाब, वो झरना हम ही तो हैं। बहें या नहीं बहें तो किस दिशा में, कितना पानी साथ में जाए लेके, कितना पानी साथ ले जाएं, कितना पीछे छोड़ जाए। सफ़र के कई सवाल होते हैं, इन सवालों से जूझते हमें आगे बढ़ना होता है। कभी समंदर से जा मिलते हैं हम, तो कभी बीच रास्ते ख़त्म होना होता है। हमारी कहानी किसी दरिया की ही तो कहानी है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि हम समंदर से मिलते हैं कि नहीं, फ़र्क इससे भी नहीं पड़ता कि हम बीच रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम बहे तो कैसे बहे। किसी समंदर की आस में खुद को बचाते छुपाते बरसातों के साये में, या फिर तुम बहे अपना बूंद बूंद निचोड़ कर, पहाड़ों का सीना चीरते हुए बेखौफ मदमस्त निष्काम, जैसे बहती है गंगा, जैसे बहती है सतलुज और जैसे बहता है ब्रह्मपुत्र। You was listening me on BPSC Basics. Thank you very much.